हाँ तो नमस्कार दोस्तों, रे रिपीट क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आइए जो आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र, जो क्लास 10 में बहुत ही पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र मनुष्य के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसे मनुष्य का पाचन तंत्र हमारे यानी जो मनुष्य भोजन प्रवेश करता है वो मुख गुहा की सहायता से अंदर की ओर प्रवेश होता है। तो जैसे यानी मनुष्य के पाचन तंत्र का जो महत्वपूर्ण यानी सर्वप्रथम भाग प्रयोग होने वाला भाग है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। यानी जो मुख गुहा से हमारा खाना अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो जैसे ही खाना मुख गुहा से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो वह सर्वप्रथम हमारे दांतों से टकराता है। तो जो दांत होते हैं हमारे मुख गुहा के से खाना प्रवेश करते समय दांतों की सहायता से खाना को तोड़ा जाता है। यानी दांतों से खाना कटने के बाद उनके दांतों जो हमारे शरीर में कई प्रकार के पाए जाते हैं, उनसे पिसने कटने एवं चिढ़ने पड़ने के बाद हमारे जीभ में मिलते हैं। तो जो हमारा खाना दांतों से पिसने के बाद जीभ से मिश्रित होता है। तो इस प्रकार जब मनुष्य के मुख गुहा से खाना हमारा दांतों में प्रवेश करता है, तो जो दांतों में प्रवेश करता है तो जो हमारे मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे हम कृतक, रत्नक, प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक तथा पश्चवर्णक यानी मोलर दांत कहते हैं। तो जैसे ही खाना हमारा मनुष्य के शरीर से प्रवेश करता है तो जो हमारे सामने के दांत 2 दिखाई देते हैं, 2 एक तरफ तथा 2 दूसरी तरफ। यानी जो निचला जबड़ा मैंने आपको चित्र की सहायता से दिखाया है, तो जो निचला जबड़ा होता है जो हमारे सामने के 4 दांत दिखाई देते हैं, जो कि ये दांत केवल खाना को काटने का कार्य करते हैं। तथा इसके बगल में ये 2 दांत नुकीले टाइप में पाए जाते हैं, यानी एक इस तरफ तथा एक दूसरी तरफ। तथा ये जो रद्रक यानी जिसे हम कैनिन दांत कहते हैं, तो जो निचले सिरे पर होता है वो 2 दांत पाए, यानी 1 2। तथा इसी प्रकार खाना जब हमारा आगे की ओर बढ़ता है तो वो दांत होता है अग्रचर्वणक, जिसे हम प्रीपुरक दांत कहते हैं। ये 2 होते हैं तथा इनका कार्य होता है कि खाना को चबाना। तथा जो हमारे पिछले 3 दांत दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3 करके, तो ये पश्चवर्णक या मोलर दांत कहते हैं। ये 3 होते हैं। तो इस प्रकार जो हमने आपको यानी मनुष्य के जो जबड़ा होता है, ये जैसे 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी आप देखा जो मनुष्य के शरीर का जो निचले भाग या निचले जबड़े का एक तरफ का पार्ट, यानी 3 2 5 1 6 2 8, यानी 8 दांत जो एक जबड़े में पाए जाएंगे। तो अगर जो इसके 4 का मल्टीप्लाई यानी हमारा 4 भाग हो जाएंगे, यानी तो ये 8 चौको 32। इस प्रकार देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में जो हमारा दांत 32 इस प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हमारा दांतों से खाना पिसने के बाद में जीभ में प्रवेश करता है। तो जो जीभ में हमारे एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से खाना यानी दांतों से खाना चबने के बाद पिसने के बाद हमारा लार यानी टाइलिन नाम एंजाइम से मिश्रित होता है। तो हमारा जो खाना होता है वो एक लुगदी टाइप में मिश्रित हो जाता है, यानी लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा जो हमारे जीभ का कार्य क्या होता है कि जो हमारा जीभ का कार्य होता है कि स्वाद बताना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जीभ का स्वाद कौन सा भाग क्या दर्शाता है। तो जैसा कि जीभ का जो अग्रभाग होता है वो मीठा दर्शाता है, तथा जीभ का जो खट्टा भाग जो मध्य वाला भाग खट्टा दर्शाता है, तथा जो किनारे अगल बगल का जो भाग होता है उसे हम नमकीन भाग यानी नमकीन स्वाद में महसूस करते हैं। तथा इसका जो पश्च का भाग होता है वो कड़वा दर्शाता है। तथा इस प्रकार जब खाना हमारे जीभ से मिश्रित होकर आगे बढ़ता है, तो जहाँ पर हमारे जो मुख गुहा में आपने देखा कि मुख गुहा से जब खाना प्रवेश किया तो खाना प्रवेश हुआ तो दांतों से पिसने के बाद में तथा जीभ से टैलिन नामक एंजाइम से मिलने के बाद वो लुगदी में एक परिवर्तित हुआ। तथा लुगदी में जब वो परिवर्तित हुआ तो यहाँ पर एक केवल मनुष्य के जो भोजन प्रवेश करता उससे केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जीभ में हमारे टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे पिसे हुए भोजन को लुगदी बनाने में सहायता प्रदान करता है।
तो जब हमारा जो खाना होता है वो लुगदी टाइम में परिवर्तित होता है, तो इस अवस्था में हमारे जो मनुष्य का यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। तो यानी जैसे आप यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो मुख गुहा में होता है। यानी यहाँ पर जब कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक खाना चबाता है तो उसको मीठापन महसूस होता है। तो ये मीठापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पाया जाता है, तथा ग्लूकोज पाया जाता है। तथा इस प्रकार जब हमारा मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद खाना आगे की ओर बढ़ता है, तब यहाँ से जो आपको डॉट डॉट करके दिखाया गया है ये एक श्वास है। यानी जो हम नाक की सहायता से श्वास लेते हैं, तथा यहाँ से हमारे मुख गुहा से खाना कार्बोहाइड्रेट के पाचन होने के बाद एक चैम्बर में मिलते हैं। उस चैम्बर को हम कहते हैं फर्निक्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी से लुगदी एवं वायु मिश्रित होकर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये आगे की ओर जो आपको एक नली दिखाई दे रही है इसे हम श्वास नली, इसके ग्रास नली के बगल में बनी होती है। तो इसी प्रकार खाना हमारे ग्रास नली की सहायता से आगे की ओर बढ़ता है। तथा यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये एक ढक्कन है, यानी ये ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन। ये जो एपिग्लोटिस ढक्कन होता है वो श्वास नली में जुड़ा होता है, यानी जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। यानी श्वास नली जो होता है, जो एपिग्लोटिस ढक्कन, यानी जब व्यक्ति यानी खाना मुख गुहा से प्रवेश करता है तो हमारा मुख गुहा से खाना यानी ग्रास नली से श्वास नली में आने से रोकता है। ये कार्य एपिग्लोटिस ढक्कन का होता है। तथा इसी प्रकार खाना जब हमारे ग्रास नली से एक कर्मा कुंचन की क्रिया के द्वारा आगे आमाशय की ओर बढ़ता है। कर्मा कुंचन क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें खाना क्या होता है, हमारा ये जो ग्रास नली होती है वो सिकुड़ती एवं फैलती। यानी जब व्यक्ति खाना खाता है तो वो सिकुड़ने तथा फैलने की क्रिया यानी कर्मा कुंचन विधि के द्वारा खाना हमारा आगे की ओर आमाशय में बढ़ता है। तथा इसी प्रकार जब हमारा खाना आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर कई प्रकार के आमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे जो एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तथा एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो खाना को पचाने में सहायता प्रदान करता है, तथा जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। तथा जो रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है वो दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है। तथा जब हमारा कर्मा कुंचन विधि के द्वारा खाना आमाशय में प्रवेश करता है तो यहाँ पर हमारा जो खाना होता है उसे हम कायम बोलते हैं। तथा इस अवस्था में खाना हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। तथा जो इस आमाशय में कार्बोहाइड्रेट के पाचन होने के बाद कर्मा कुंचन विधि के द्वारा जो हमारा खाना आमाशय में पहुंचता है तो इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब एक्टिव करता है तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तथा जो रेनिन नाम का एंजाइम होता है वो जो हमारा दूध आता है उसको फाड़ कर उससे प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तथा इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा जो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तथा आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो चुका है, लेकिन अभी तक वसा का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ है। क्योंकि वसा का पाचन इसलिए अभी तक नहीं हुआ क्योंकि ये एक जटिल अणु है, इसको पाचन करने के लिए इसको कई भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यकृत, यानी इसी में ही एक जुड़ा हुआ भाग होता है पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है कि यहाँ पर बाइल जूस स्रावित होता है, यानी बाइल जूस स्रावित होता है तो जो ग्लिसरॉल के अणु से जो हमारा आमाशय यानी वसा जुड़ा होता है उसको इमल्सीकरण कराया जाता है। यानी जो बाइल जूस के साथ जब इमल्सीकरण यानी उसको तोड़ा जाता है तो तोड़ने की प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। तथा इस इमल्सीकरण विधि की सहायता से जब खाना हमारा आगे यानी अग्नाशय ग्रंथि की ओर यानी बढ़ता है तो हमारा एक भाग ये अग्नाशय ग्रंथि में हमारे एक लाइपेज तथा ट्रिप्सिन जिसे हम काइमोट्रिप्सिन तथा ये
अन्य प्रकार के और एंजाइम पाए जाते हैं। यानी जो एंजाइम होते हैं हमारे, ये जो ट्रिप्सिन होते हैं वो बचे हुए प्रोटीन का पाचन, तथा लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसी प्रकार देख रहे हैं कि अब हमारा खाना यानी वसा का पाचन हो चुका है। तो जो वसा के पाचन होने के बाद यानी जो आमाशय से ये आपको इसी प्रकार की आकृति दिखाई दे रही, इसे अब ग्रहणी कहते हैं। यानी जो छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है उससे हम ग्रहणी या डेडुनम कहते हैं। तो इसी प्रकार खाना हमारा पचने के बाद आमाशय में छोटी आंत में पहुंचता है आमाशय से। तो जो छोटी आंत का पहला भाग डेडुनम होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, डेडुनम में हमारा वसा का पाचन होता है। तथा इसी प्रकार जब खाना हमारा आगे की ओर बढ़ता है तब इस वाले जो हमारा इसका ये भाग होता है छोटी आंत का, इसे हम जेजुनम कहते हैं। तथा इस छोटी आंत का जो भाग हमारा बड़ी आंत में जुड़ता है, यानी जो हमारा अवशिष्ट बनता है बचता है, वो आगे की ओर बढ़ता है तथा बड़ी आंत में पहुंचता है। तो जिस स्थान पर ये हमारा छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उस स्थान को हम इलियम कहते हैं। तथा जिस स्थान से हमारी बड़ी आंत स्टार्ट होती है उसे हम सीकम कहते हैं। तथा इस प्रकार हमारे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिससे हम प्रथम डेडुनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड इलियम कहते हैं। यानी हमारी जो छोटी आंत होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे बड़ी आंत के बारे में। तो जो हमारा बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है यानी पहला भाग, उसे हम सीकम कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो अपशिष्ट छोटी आंत से प्राप्त होता है वो उसमें पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है। तथा तो इस सीकम से हमारा जो अपशिष्ट होता है उसको आगे की ओर बढ़ता है तथा यहाँ पर कोलम भाग में इस अपशिष्ट में पानी की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यानी इसमें पानी की मात्रा को मिश्रण किया जाता है। पानी की मात्रा का मिश्रण इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा अपशिष्ट होता है उसको मल के रूप में परिवर्तित आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे ही हमारा मल आगे की ओर यानी पानी की कोलम भाग से पानी का मिश्रण होने के बाद आगे की ओर बढ़ता है, तो जो भाग हमारा एनस यानी गुदा द्वार तथा बड़ी आंत का अंतिम भाग जिसे हम मलाशय या तीसरा भाग बड़ी आंत का जिसे हम रेक्टम कहते हैं, ये जुड़ता है उस पॉइंट को हम मलाशय कहते हैं। तथा इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अपशिष्ट पानी के मिश्रण होने के बाद बड़ी आंत से मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से बाहर होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मनुष्य का जो हमारा मुख गुहा से भोजन का पाचन हुआ था तथा जीभ से पिसने के बाद मुख गुहा से पाचन यानी खाना प्रवेश हुआ था तथा दांतों से पिसने के बाद जीभ से मिश्रित होने के बाद हमारे लुगदी आकार में परिवर्तित होने के बाद फिरनेक्स से होते हुए ग्रास नली से स्किरमा कुंचन वीत के द्वारा हमारा जब आमाशय में भोजन पहुँचता है उसे हम कायम कहते हैं। तथा इस अवस्था में जो हमारा खाना होता है वो अम्लीय आकृति का होता है। तथा यहाँ पर आमाशय में हमारे कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन तथा रेनिन तथा जठर रस स्रावित होता है। तो जो जठर रस होता है वो हमेशा स्रावित होता है तथा जठर रस का कार्य होता है कि वो जो स्रावित होता है तो जैसे समय पर खाना व्यक्ति को न पहुंचने पर वो यानी मुंह में छाले उत्पन्न करता है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल अणु होता है। तथा इसी प्रकार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम को एक्टिव करता है तो हमारा यहाँ पर आमाशय में आए हुए कायम भोजन को प्रोटीन का पाचन होता है। तथा जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। तथा इसी प्रकार हम देख लिए रहे हैं कि आमाशय में हमारा प्रोटीन का पाचन हो चुका है, लेकिन अभी तक वसा का पाचन नहीं हुआ है। तो उसका पाचन करने के लिए हम यकृत में उपस्थित पित्ताशय में क्या होता है कि बाइल जूस स्रावित होता है। बाइल जूस की सहायता से हमारा जो वसा होता है, वसा के जो अणु होते हैं वो ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं, जो कि बहुत ही जटिल अणु होते हैं। तो उनको तोड़ने यानी पचाने के लिए हमको पहले उसका इमल्सीकरण कराना पड़ेगा। तो इमल्सीकरण यानी पित्ताशय से प्राप्त हुआ बाइल जूस से हम उसका इमल्सी यानी उसको तोड़ेंगे। तो ये तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। तथा इसी प्रकार जो हमारे अग्नाशय ग्रंथि से हमारा लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। तथा लाइपेज के बाद इसी में ही अग्नाशय ग्रंथि में एक ट्रिप्सिन यानी काइमोट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया था। तो जो प्रोटीन रह जाते उसका पाचन यहाँ पर किया जाता है, यानी जो ग्रहणी
यानी छोटी आंत का प्रथम भाग जैसे हम डेडोनम, यहाँ पर हमारा वसा का पाचन होता है तथा इस प्रकार हमने देखा कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट तथा अमाशय में प्रोटीन तथा छोटी आंत में यानी डेडोनम ग्रैंडे में हमको वसा का पाचन होने के बाद हमारा अब जो अपशिष्ट बचा वो हमारा आगे की ओर बढ़ता है तथा बढ़ने के बाद जो हमारा छोटी आंत का जो इसका मध्य भाग ये कहलाता है जेजुनम तथा जो छोटी आंत का पहला भाग जिसे हम डेडोनम कहते हैं तथा इसके बाद जो हमारा छोटी आंत का जो अपशिष्ट छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है तो जिस भाग पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस भाग को हम इलियम कहते हैं। तथा इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छोटी आंत में खाना पचने के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है छोटी आंत के द्वारा। तो इसी प्रकार जो अब बड़ी आंत जो होती है उस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। इसी प्रकार बड़ी आंत का जो प्रथम भाग होता है जहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ होती है उसे हम सीकम कहते हैं। तथा इस अवस्था में जो हमारा अपशिष्ट आता है पचने के बाद उस अवस्था में पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीकम से होते हुए ये अपशिष्ट कोलम यानी बड़ी आंत के द्वितीय भाग में पहुँचता है। तो उस अवस्था में कोलम भाग में अपशिष्ट में पानी का अवशोषण होता है, यानी उसमें जो पानी कम हो मात्रा कम होती है उसका अवशोषण किया जाता है तथा उसका पानी का अवशोषण इसलिए किया जाता है ताकि उस मल को पतला किया जा सके, ताकि वो आसानी से बाहर किया जा सकता है। तथा इसी प्रकार जब हमारा कोलम से होते हुए पानी के अवशोषण के बाद अपशिष्ट आगे की ओर बढ़ता है तो जो आगे की ओर बढ़ता है तो आगे की ओर जो हमारा बड़ी आंत का अंतिम भाग जिसे मलाशय कहते हैं तथा इस प्रकार मलाशय से होते हुए यानी हमारा मल जो बाहर की ओर निकलता है तो जो निकलने का जो लास्ट बिंदु होता है उसे हम गुदा द्वार या एनस कहते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य का पाचन तंत्र का जो कार्य विधि था वो मैंने आपको समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि इसी तरह के नए वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि किसी भी विद्यार्थी का कोई कमेंट या किसी भी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।